दोस्तों, सीरियल किलर की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी और इतिहास में ऐसे कई सीरियल किलर हुए हैं जिन्होंने अपनी हैवानियत से पूरी दुनिया में दहशत फैलाई थी। और जब सीरियल किलर का नाम हमारे सामने आता है तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है कि आखिर कोई इंसान इतना क्रूअल कैसे हो सकता है। और यही सवाल आज से लगभग 180 साल पहले पुर्तगाल के डॉक्टर्स के मन में भी आया था और इस वजह से उन्होंने पुर्तगाल के सबसे बड़े सीरियल किलर का सर आज तक शीशे के एक जार में संभाल कर रखा है। साल 1840 पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में एक काफी नामी डॉक्टर के घर उनके 4 फैमिली मेंबर को रात के समय चाकू से गोद गोद कर मार दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जब इस घटना का पता पड़ोसियों को लगता है तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस भी फुर्ती के साथ इन कातिलों को ढूंढने में लग जाती है और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते में उनको 5-6 लोग मिलते हैं। पुलिस जब उनकी तलाशी लेती है तो उनके पास से कीमती गहने और हथियार मिलते हैं। पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करती है। जब उन अपराधियों का बैकग्राउंड खंगाला जाता है तो सभी छोटे मोटे क्रिमिनल होते हैं, लेकिन उनमें से एक शख्स ऐसा था जो बिल्कुल शांत होकर कोने में खड़ा था। पुलिस को भी नहीं पता था जो शख्स उनके सामने खड़ा है वो पुर्तगाल के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलर है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि मैंने कितने लोगों को मारा ये तो मुझे भी ठीक से याद नहीं, लेकिन हाँ 70 से 80 लोगों को मार चुका हूँ, इतना मुझे याद है। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको मिस्टीरियस, हॉरर, क्राइम और हिस्टोरिकल कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सो विदाउट एनी डिले आज की स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। साल 1810 स्पेन के एक शहर गैलिसिया में डियोगो एल्विस नाम के एक लड़के का जन्म होता है। डियोगो का परिवार अच्छा खासा पैसे वाला था और जब डियोगो 19 साल का हो जाता है तो उसकी फैमिली उसको पैसे कमाने और अपना करियर बनाने के लिए पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन भेज देती है। लिस्बन में डियोगो अलग अलग जगह काम करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और धीरे धीरे उसे शराब और जुए की गंदी लत लग जाती है। और उस दौरान उसका ऐसे लोगों से मिलना जुलना होता है जो लोग गलत काम करके अपनी जिंदगी आराम से काट रहे थे। उन्हें देखकर डियोगो को भी लगता है कि ये लोग कोई काम धंधे किए बिना भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं। जब उसने इन लोगों के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि ये लोग छोटी मोटी चोरी डकैती करके पैसे लूटते हैं और उन पैसों से ही अपनी जिंदगी जीते हैं। अब उसके मन में भी यही ख्याल आता है कि क्यों ना बिना मेहनत किए पैसे कमाए जाएं और अपनी जिंदगी गुजारी जाए। और यहीं से डियोगो के क्राइम का सफर शुरू हो जाता है। अब वो मौका पाकर रात के अंधेरे में जब लोगों को अकेला पाता तो उनसे लूटपाट करता और उन लूटे हुए पैसों से अपनी जिंदगी जीने लगा। मगर जब वो लूटपाट करता था उससे सिर्फ इतना ही पैसा उसे मिलता था जिससे वो कुछ दिन का ही गुजारा कर पाता था। अब उसके मन में और लालच बढ़ने लगता है और वो सोचता है कि रोज ऐसी छोटी मोटी लूटपाट से अच्छा है कि बड़ा हाथ मारा जाए और फिर आराम से उन पैसों से मजे किए जाएं। वो अपने इस काम के लिए आसपास की उन जगहों को मुआयना करता है और ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करता है जहां उसे लोग भी मिल सकें और वो आसानी से बच के भी निकल जाए। इस दौरान उसने देखा कि लिस्बन शहर में एक पुल है जिसका नाम था अगुआस लिब्रेस एक्वेडक्ट और ये पुल 1 किलोमीटर लंबा और इसकी ऊंचाई 213 फीट थी। और इस पुल की मदद से ही आसपास के शहर में रहने वाले लोग लिस्बन शहर में आया जाया करते थे। इस पुल के रास्ते ज्यादातर किसानों का आना जाना लगा रहता था। किसान अपने फल सब्जियां लिस्बन शहर में बेचने जाते और शाम को इस पुल से ही अपने घर की ओर लौट आते थे। अब डियोगो प्लान बनाता है और शाम ढलने के बाद जब लोगों का आना जाना कम हो जाता है और सिर्फ इक्के दुक्के लोग उस पुल पर गुजरते तो वो उन लोगों से चाकू की नोक पर लूटपाट करता और उनके पैसे लूटकर उनको उस पुल से नीचे फेंक देता। पुल की ऊंचाई क्योंकि काफी ज्यादा थी तो वहां से किसी के भी जिंदा बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो उन लूटे हुए पैसों से आराम की जिंदगी जीने लगता है। हफ्ते दिन बाद जैसे ही उसके पैसे खत्म होने लगते तो वो फिर से उस पुल पर जाकर शिकारी की तरह नजर लगाकर रखता और जैसे ही कोई किसानों से अकेला मिलता वो उससे पैसे लूटकर सीधे पुल से नीचे फेंक देता। तो ना ही किसी को उसके क्राइम के बारे में भनक लगती और वो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। धीरे धीरे जब एक के बाद एक किसान गायब होना शुरू हो जाते हैं तो ये बात दूसरे किसानों को भी पता लग जाती है। तो शुरू शुरू में उन किसानों को लगता है कि शायद वो किसान
लिस्बन शहर में काम के चलते ही रह गए होंगे और कुछ दिन बाद लौट आएंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे करके अब तक 20 से 30 किसान गायब हो चुके थे, जिनके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं थी। तो अब काम करने वाले किसान और जो किसान गायब हुए थे उनके परिवार वाले पुलिस में जाकर उनको सारी कहानी बताते हैं। लेकिन पुलिस वाले इनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उस समय पुर्तगाल में खेती बाड़ी के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे और आए दिन किसान सुसाइड कर लेते थे। तो पुलिस को भी लगता है कि ये कोई सुसाइड का ही मामला होगा। उसी दौरान कुछ लोगों का उस पुल के नीचे से गुजरना हुआ और उन्हें वहां पर 1-2 लोगों की लाशें मिली। और जब लाशों की शिनाख्त की गई तो पता चला कि ये उन किसानों की ही लाश है जो कि गायब हुए थे। लेकिन इत्तेफाक से ये उन किसानों की लाश थी जिनको डियोगो ने बिना किसी हाथापाई के सीधे पुल से नीचे फेंका था और इनके शरीर पर किसी भी तरह की कोई चोट का निशान नहीं था। तो पुलिस का शक अब यकीन में बदल जाता है कि ये सभी मामले सुसाइड के ही हैं। धीरे धीरे समय और बीतता है, लेकिन किसानों के गायब होने का सिलसिला नहीं रुकता और अब तक ये संख्या 40-50 लोगों तक पहुंच जाती है और आसपास के किसानों में दहशत का माहौल फैल जाता है। और ये सब मिलकर अब पुलिस पर प्रेशर बनाते हैं और ये भी बताते हैं कि गायब होने वाले किसानों में से काफी किसान ऐसे थे जिनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, तो उनका आत्महत्या करने का कोई तुक नहीं बनता। पुलिस भी मामले को इस बार सीरियस लेती है और फिर सरकार से बात करके इस पुल को बंद करवा दिया जाता है। पुल के बंद होने से लोगों के गायब होने का सिलसिला भी बंद हो जाता है और पुलिस को भी ये समझ आ जाता है कि वो इस केस को जितना हल्के में ले रहे हैं, दरअसल ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। पुलिस पुल के नीचे अपनी छानबीन शुरू करती है और पुलिस को कुछ ऐसी लाशें मिलती हैं जिनके शरीर पर चाकू के घाव के निशान थे। ये देखकर पुलिस भी अब होश में आ जाती है और पुलिस भी समझ जाती है कि ये कोई आत्महत्या का नहीं बल्कि कत्ल का मामला है। जब लाशों की पहचान लोगों से कराई गई तो ये खबर पूरे लिस्बन शहर में आग की तरह फैल गई कि एक ऐसा कातिल है जिसने अभी तक 40 से 50 लोगों का खून किया है और इस कातिल को एक नाम दिया गया, द एक्वेडक्ट मर्डरर। पुलिस पूरे लिस्बन शहर में इस कातिल को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। डियोगो को भी अब तक पता लग चुका था कि पुलिस इस केस पर जोर शोर से काम कर रही है और वो इस दौरान कोई भी क्राइम नहीं करता है। लगभग 3 साल बाद जब हालात नॉर्मल हो जाते हैं तो पुलिस फिर से इस पुल को खोल देती है, लेकिन इस बार पुल की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही ये खबर डियोगो को पता चलती है तो उसका शैतानी दिमाग एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है और वो फिर से लूटपाट के इरादे से इस पुल पर जाता है। लेकिन ज्यादा सिक्योरिटी होने की वजह से वो ये समझ जाता है कि अब हालात पहले जैसे नहीं है। अब उसे क्राइम करने के लिए कुछ नया तरीका अपनाना होगा और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे अकेले नहीं बल्कि एक गैंग की जरूरत पड़ेगी और वो अपने इस काम में लग जाता है। वो ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करता है जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी और जिन्होंने छोटे मोटे क्राइम भी किए हों। वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके अपनी पूरी गैंग बनाता है। उसका प्लान ये था कि अब जब उसके साथ में पूरी गैंग है तो क्यों ना शहर के अमीर लोगों को निशाना बनाया जाए। अब डियोगो शहर में अमीर लोगों का पता लगाता और मौका पाकर वो और उसके साथी घर में जाकर पैसे और कीमती सामान चुराते और लूटने के बाद घर के सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देते ताकि कोई भी इंसान पुलिस को या आसपास किसी को कुछ ना बता सके। और एक बार फिर से लिस्बन शहर में मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार किसानों के बजाय शहर के अमीर और रईस लोग निशाने पर थे। जब एक के बाद एक अमीर और रसूखदार लोगों की मौतों का सिलसिला बढ़ने लगा तो पुलिस की भी हालत खराब होने लगी और पुलिस के ऊपर कातिलों को पकड़ने का ज्यादा दबाव बनने लगा। पुलिस हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि डियोगो और उसकी गैंग के लोग रात को लोगों को मारकर लूटपाट करते और अंधेरे में शहर के बाहर अपने अड्डे पर चले जाते। कभी कभी तो पुलिस को घटना का पता ही 2-3 दिन बाद लगता, क्योंकि डियोगो जिस भी घर में जाता वहां किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता था ताकि कोई भी इंसान किसी को कुछ बता ही ना सके। लिस्बन शहर के ही एक मशहूर और अमीर डॉक्टर जिनका नाम था पेड्रो एंट्राडे, डियोगो ये तय करता है कि अगला शिकार इस डॉक्टर को ही बनाया जाएगा। डॉक्टर के घर की पूरी रेकी करने के बाद डियोगो और उसकी गैंग डॉक्टर के घर जा पहुंचती है, जहां पर पूरी फैमिली को पहले बंदी बनाया जाता है और घर का सारा कीमती सामान चुराने के बाद एक एक करके डियोगो सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से चाकू गोद गोद कर मौत के घाट उतार देता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन वारदात के कुछ मिनट बाद ही इत्तेफाक से डॉक्टर के पड़ोसी किसी काम से उनके घर आते हैं और घर के अंदर का मंजर देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं।
और वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस के पास ये सबसे अच्छा मौका था इन कातिलों को पकड़ने का। पुलिस समझ जाती है कि ये लोग ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचे होंगे और पुलिस लिस्बन शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी करवा देती है। डियोगो और उसकी गैंग के लोग जब शहर से बाहर निकलने के लिए जा रहे होते हैं तो पुलिस इनकी तलाशी लेती है और इनके पास से कीमती सामान और हथियार मिलते हैं। पुलिस इन सभी को हिरासत में लेती है, पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करना शुरू करती है, जहां इन सभी से पूछताछ की जाती है। पहले तो ये लोग किसी भी जुर्म होने की बात से इनकार कर देते हैं, लेकिन पुलिस जब इनकी अच्छे से खातिरदारी करती है तो ये लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जब पुलिस इन सभी लोगों की हिस्ट्री खंगालती है तो पता चलता है कि ये सभी लोग छोटे मोटे क्रिमिनल हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिलता और वो कोने में चुपचाप खड़ा होता है। गैंग के लोग बताते हैं कि यही हमारा बॉस है और वो था डियोगो एल्वेस। पुलिस जब इन सभी हत्याओं का पैटर्न देखती है तो उन्हें पुल पर हुए मर्डर्स का भी ध्यान में आता है और उनको डियोगो पर शक होता है। फिर पुलिस सारी कड़ियों को जोड़कर डियोगो से सवाल जवाब करती है। पहले डियोगो किसी भी जुर्म में हाथ होने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब पुलिस अपने अंदाज में उससे पूछताछ करती है तो वो भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस को बताता है कि मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर मैंने 70 के आसपास कत्ल किए हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मुझे सही से याद नहीं। जब ये खबर शहर में फैली तो पूरा लिस्बन शहर दंग रह गया, क्योंकि ये पुर्तगाल के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलर था जिसने 70 से भी अधिक लोगों का खून किया था। लिस्बन शहर के लोग जल्द से जल्द डियोगो को बुरी से बुरी सजा देना चाहते थे। फरवरी 1840 में कोर्ट में मुकदमा चलता है और 1 साल के अंदर ही डियोगो एल्वेस को फांसी की सजा सुनाई जाती है और 19 फरवरी 1841 को फांसी का दिन चुना जाता है। इसी दौरान पुर्तगाल के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट उस समय फ्रेनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें इंसानी दिमाग की सोच के ऊपर रिसर्च की जा रही थी। वो कोर्ट से अपील करते हैं कि उनको फांसी के बाद डियोगो का सर दिया जाए ताकि वो पता लगा सके कि सीरियल किलर के दिमाग में ऐसे क्या बदलाव आते हैं जिससे वो इतने खतरनाक हो जाते हैं। और कोर्ट उनकी इस अपील को भी मान लेता है और 19 फरवरी 1841 को डियोगो एल्वेस को लिस्बन शहर के बीचों बीच सबके सामने फांसी दी जाती है और उसका सर काटकर डॉक्टर्स को दे दिया जाता है। हालांकि डॉक्टर्स ने क्या रिसर्च की इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई, लेकिन उसका सर आज भी मौजूद है। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने उस वक्त से लेकर अब तक एक कांच के जार में कुछ केमिकल की मदद से आज भी उसके सर को सुरक्षित करके रखा हुआ है और आज ये सर नेशनल म्यूजियम ऑफ एंशिएंट आर्ट में रखा हुआ है, जहां उसे कोई भी जाकर देख सकता है। आज भी उसका सर ठीक वैसा ही है जैसा 1841 में था। देखने में कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये शख्स 70 से भी अधिक लोगों का खूनी था और ये दुनिया का इकलौता ऐसा सीरियल किलर है जिसका सर आज 183 साल बाद भी मौजूद है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसी ही कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।